अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जो ब्रिटिशर्स टाइम में जो एग्रीकल्चर के जो राइट थे, लैंड के जो राइट थे, वो जमींदारों को दे दिए गए थे। और जमींदारी सिस्टम में जमींदारों से कहा गया था कि आप सारे रेंट कलेक्ट करेंगे और उसका कुछ पार्ट आप हमारी ट्रेजरी में डिपॉजिट कर देंगे और उसके बाद बाकी प्रॉफिट सारा आपका होगा। इससे क्या हुआ, जो फार्मर्स थे उनकी सिचुएशन काफ़ी पुअर हो गई। इसी को हमने बोला स्टैग्नेशन। तो जो स्टैग्नेशन का मतलब है एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट होना बंद हो गया, क्योंकि फार्मर्स को लगा कि अब वो तो मालिक रहे नहीं, तो फिर वो क्यों इंप्रूवमेंट करेंगे। और जमींदार ने भी कोई एक्स्ट्रा इनिशिएटिव नहीं लिए। उसके बाद वही लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का जो लेवल था वही रहा, उसमें कोई एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन क्या होता है? टू वाटर सप्लाई टू क्रॉप्स, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। तो उसमें भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। वेरी लो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखिए, जैसे फर्टिलाइजर्स का ही होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो उनका भी कोई भी यूज नहीं हुआ। और अगर हम देखें हमारा जो इंडिया का जो बहुत बड़ा पार्ट था एग्रीकल्चरल लैंड का, वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। जिस दिन हमारा डिवाइडेशन हुआ तो पार्ट हमारा कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में। इन सब ने क्या किया बच्चों? ऑल इंक्रीज प्लाइट ऑफ फार्मर्स। इन सब ने जो फार्मर्स की हालत थी वो बहुत ही खराब कर दी। जो फार्मर्स की जो दुर्दशा थी वो और बढ़ा दी। लेकिन इसके बाद क्या होता है? लेकिन हाउएवर कैश क्रॉप इंक्रीज्ड। जो हमारी कैश क्रॉप थी वो इंक्रीज हुई है। बट क्यों? बट फॉर यूज इन इंडस्ट्री एट ब्रिटेन। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की इंडस्ट्री में यूज करने के लिए। अब कैश क्रॉप क्या होती है? कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनके लिए आपको ज्यादा रिटेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सरकार एकदम पैसे देने को तैयार रहती है। जैसे जूट, शुगर केन, सिल्क, कॉटन, वूल, इंडिगो। ये नाम आपको याद करने हैं। जूट की फसल, शुगर केन, सिल्क, कॉटन, वूल और इंडिगो, ये हमारी कैश क्रॉप थी। एटलीस्ट आपको 2 से 3 तो याद होनी चाहिए। और बेसिकली आप अगर याद करना चाहें तो जूट, इंडिगो एंड सिल्क एंड कॉटन, ये तो आप जरूर याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए, अगर हम देखें, गवर्नमेंट ने कोई भी सिंसियर एफर्ट नहीं दिखाया, ना तो किसी फ्लड को कंट्रोल करने का, ना ड्रेनेज का। ड्रेनेज होता है रिवर, जो रिवर सिस्टम होता है ना, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज। जो हमारे रिवर्स हैं, जैसे गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, अगर हम उनको आपस में, जैसे हमारी रिवर जा रही है और ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, उससे जुड़ जा रही है, तो इन्होंने, अगर हम देखें, हमारे नॉर्थ इंडिया में काफी सारी रिवर है। जैसे गंगा नदी है, यमुना है, घाघरा है, सोन है। बट जो हमारा सेंट्रल इंडिया है और जो हमारा वेस्टर्न इंडिया, जिसमें राजस्थान और गुजरात आता है, या फिर हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट, तो वहां पे हमारी उतनी रिवर्स नहीं है। तो उनको सही करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने कोई भी सिंसियर एफर्ट नहीं लिए। डिसलिनाइजेशन ऑफ सोइल। सोइल पे जब पानी ज्यादा हो जाता है तो उनपे सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए भी उन्होंने सोइल की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिए। नो, और नो इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो इन सबसे क्या हुआ, फार्मर्स की जो स्थिति थी वो और भी ज्यादा खराब हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्री इंडिपेंडेंस में एग्रीकल्चर कैसी थी, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं कि एक कंटिन्यूड स्टैग्नेशन था। सबसे बड़ी बात है, जिस कंट्री के 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो, आप उनको केवल जमींदारों के सहारे छोड़ दो, कुछ जमींदारों के सहारे, तो वो तो बहुत ही गलत है। क्या करेंगे वो लोग? उसके बाद फिर हम इसमें लिखेंगे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी थी, फर्टिलाइजर का बहुत ही कम यूज हुआ था, और बहुत ही बड़ा पार्ट हमारा पाकिस्तान में चला गया था। अब अगर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो लेस डेवलप था। नो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल बेस इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रियल का कोई बेस खास डेवलप नहीं हुआ। हमारा जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट था, अभी हमने बात की थी मुस्लिम की, जिसको मैंने मलमल का कपड़ा ही बताया था आपको, वो काफी डिक्रीज हो गया। और इनकी टू फोल्ड पॉलिसी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इन्होंने जान के, बहुत ही जान के, ये 2 तरीके बनाए हमारी इंडस्ट्री को खराब करने के लिए। पहला, उनका पर्पस था कि वो इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे। इंडिया को क्या बनाना चाहते थे? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर। दूसरा, वो फिनिश गुड्स चाहते थे जो ब्रिटेन का है वो इंडिया में बिके। सिंपल सी चीज है, हमसे कच्चा माल लेंगे और हमें पक्का माल देंगे। देखिए, जहां पे इंडस्ट्री होगी, सिंपल सा आप ऐसे समझिए, जिस कंट्री के अंदर इंडस्ट्री होगी उस कंट्री के लोगों को रोजगार मिलेगा, उस कंट्री के पर्सन को सैलरी मिलेगी। तो अगर वहां के जो कंपनीज हैं, जब वो प्रोडक्ट सेल करेंगी तो उनको पैसा मिलेगा। जब इंडिया के अंदर इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो इंडिया के लोगों को पैसा कैसे मिलेगा? आपने कुछ उगाया, आपने सीधा वहां भेज दिया, उन्होंने हमसे जो रॉ मटेरियल 200 रुपीज का लिया, उससे 1200 रुपीज की शर्ट बना के हमें बेच दी, तो हमें क्या फायदा हुआ?
अल्टीमेटली ना तो हमारे लोगों को रोजगार मिला और हमारे फार्मर्स की तो फ्लाइट वैसे ही हो गई। तो ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद इनका पर्पस क्या था ये करने का, जो उन्होंने ये टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपसे पूछ लिया था कई बार कि ये टू फोल्ड पॉलिसी क्या है। एक तो यही इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना, दूसरा ब्रिटिश को फिनिश गुड्स का, इंडिया को फिनिश गुड्स के लिए बाजार बनाना जो ब्रिटिश के गुड्स थे। और इसका पर्पस क्या था, ब्रिटिश इंडस्ट्री को बेनिफिट करना। इससे क्या हुआ, इससे इंडिया के अंदर मास अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। और फिर एक बात और हुई कि जो नो लोकल गुड्स प्रोडक्शन, जब आपने हमारे हैंडीक्राफ्ट थे वो डिक्रीज हो गए। देखिए एक चीज और भी थी, जब हमारे अभी हमने बात की थी जो हमारे ब्रिटिशर्स से पहले हमारे देश के अंदर मुगल्स थे, काफी प्रोविंसेस थी, उनके अलग अलग किंग्स थे, तो वो लोग काफी खर्चा करते थे हैंडीक्राफ्ट्स पे। अब ब्रिटिशर्स आ गए तो इन लोगों ने तो बिल्कुल बाहर निकाल दिया कि हम कोई खर्चा नहीं करेंगे, इन्होंने ब्रिटिश गुड्स यूज करने शुरू कर दिए। तो इससे क्या हुआ, मास एनएम्प्लॉयमेंट हुआ और नो लोकल गुड्स प्रोडक्शन, कोई भी लोकल गुड्स प्रोडक्शन होना बंद हो गया। अब इससे क्या हुआ, सो न्यू डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन कंज्यूमर मार्केट। तो अब जो कंज्यूमर है उनको कौन सा गुड्स यूज करना पड़ रहा है, ब्रिटिश गुड्स। तो ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि जब इंडिया के अंदर मास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो जो ब्रिटिश गुड्स की डिमांड थी वो घटी या बढ़ी, तो वो बढ़ी। समझ रहे हो क्यों बढ़ी, क्योंकि जो इंडिया का जो गुड्स था वो तो इन्होंने बंद ही करा दिया सारा। अब आप क्या खरीदोगे, अब आप ब्रिटिश गुड्स ही खरीदोगे क्योंकि वही बिक रहा है। और इन्होंने पता है बच्चों, इन्होंने टैरिफ और एक टैरिफ पॉलिसी लगाई कि जब अगर आप इंडिया का सामान इंडियन मार्केट में बेचोगे या बाहर बेचोगे आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर ब्रिटिश का गुड्स इंडिया में आके बिकता था उस पर कोई टैक्स नहीं देना। तो इससे क्या होता था कि इंडिया का गुड इंडिया में बहुत महंगा हो जाता था और ब्रिटिश का गुड इंडिया में भी सस्ता था। दूसरा फिर एक बात और थी, इंडिया का गुड्स था हैंडमेड, उसमें काफी टाइम लगता था, हैंडमेड होने की वजह से बनने में काफी टाइम लगता था। और ब्रिटिश गुड्स बनते थे मशीनों से तो वो काफी फास्ट बन जाते थे। और फिर वो सारे के सारे सेम ही साइज के थे। मशीनों में क्या है कि आप कुछ भी बनाएंगे बिल्कुल सेम साइज का बनेगा, लेकिन हाथ से तो चीजें बड़ी छोटी थोड़ी सी हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात करें सेकंड हाफ की ऑफ 19th सेंचुरी। देखिए पहले तो आप ये समझिए 19th सेंचुरी का मतलब क्या है। जब भी ये 19th सेंचुरी होगा या 20th सेंचुरी होगा वो लास्ट होता है। 19th सेंचुरी का मतलब क्या है, देखिए 1900, पर 1900 का मतलब है बच्चों ये लास्ट उस सेंचुरी का लास्ट साल है, यानी कि वो शुरू कहां से हुई होगी 1801 से। तो 19th सेंचुरी 1801 से 1900 है। तो यानी कि अगर मैं कहूंगा 20th सेंचुरी तो वो 1901 से 2000 है। और अगर मैं कहूं 21 सेंचुरी तो 2001 से 2100 है। तो यानी कि अभी जो सेंचुरी चल रही है वो कौन सी चल रही है, 21 सेंचुरी, बिल्कुल। तो सेकंड हाफ ऑफ, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें सेकंड हाफ, तो यानी कि 1850 टू 1900, इसमें क्या हुआ, इंडिया के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री की जड़ें पड़ी, मॉडर्न इंडस्ट्री की रूट आई, शुरुआत हुई, लेकिन बट वेरी लो प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बहुत ही लो थी। कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल लगी, किसने लगाई, फॉरेनर्स लगाई, कहां लगाई, बंगाल में लगाई। उसके बाद जो कॉटन की मिल्स थी वो इंडियंस ने लगाई, महाराष्ट्र और गुजरात में लगाई। अगर हम टाटा की बात करें, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को कहां लगी, 1907 में लगी। अगर हम कुछ बात करते हैं, देखिए इसमें पूछा था फॉरेनर्स ने कहां लगाई, बंगाल में, और इंडियंस ने कहां लगाई, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। अगर हम बात करें जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी बहुत ही कम थी। अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल एटसेट्रा विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन। देखिए सिंपल सा समझिए, ऐसी हमें इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं जिनसे हम दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सकें। जैसे अगर हमने आयरन और स्टील की इंडस्ट्री लगा ली, अब उस आयरन से हम अलग नई इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, तो उस वही इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। लेकिन अब आपने सपोज फ्रूटी बनाने की इंडस्ट्री लगा ली, अब आप उस फ्रूटी से कुछ तो नहीं खड़ा कर सकते नया, जिससे आप जिस इंडस्ट्री में आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिसके बेस पे आप दूसरी इंडस्ट्री बना सको, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। देखिए फॉरेन ट्रेड होता क्या है, पहले तो फॉरेन ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन टेरिटरीज। फॉरेन जो ट्रेड है वो एक्सचेंज है किसका, कैपिटल का, गुड्स का, सर्विसेज का, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, कंट्री ए और कंट्री बी, इन दोनों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसी को हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन, इंडिया में हम क्या क्या, एक्सपोर्ट माने बाहर भेजना, इंपोर्ट माने मंगाना, क्या बाहर भेजते थे, क्या हम मंगाते थे,
और उसकी डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन मतलब कंट्रीज, किन कंट्रीज के साथ हम ट्रेड करते थे। तीसरा इसमें होता है, देखिए फॉरेन ट्रेड में तीन चीजें होती हैं, कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम। कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम हम आगे देखेंगे, फिलहाल हमने कंपोजिशन और डायरेक्शन की बात की है। देखिए वैसे वॉल्यूम में बता देता हूं मैं आपको, वॉल्यूम में हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इंपोर्ट कम थे। एक्सपोर्ट हम क्या चीज एक्सपोर्ट करते थे, प्राइमरी प्रोडक्ट, जिसमें सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, जूट, और ये जो मतलब हमारे रॉ मटेरियल थे बेसिकली। और इंपोर्ट में हम क्या करते थे, फिनिश गुड्स, सिल्क, कॉटन, वुलन, क्लोथ, सिल्क, कॉटन, वुलन से बने हुए क्लोथ और मशीनरी के प्रोडक्ट्स। रीजन क्या था, ब्रिटेन की मोनोपोली थी इंडिया के एक्सपोर्ट पे भी इंपोर्ट पे भी, जो वो चाहते थे वो मंगाते थे। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें, मोर देन 50% हमारा ब्रिटेन से था, रेस्ट हमारा था श्रीलंका, भूटान और ईरान से। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्रिटेन के अलावा इंडिया जो किन किन कंट्री से व्यापार करता था, श्रीलंका, पहले इसको साइलोन बोलते थे, भूटान और ईरान। ईरान को पहले पर्शिया बोलते थे। और इसका एक रीजन ये भी था, सुएज कनाल के होने की वजह से हमारा जो ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ काफी बढ़ गया था। तो उसके तो हमने देखा कि सुएज कनाल की वजह से भी हमारा ट्रेड बढ़ गया था। अगर हम सुएज कनाल की अगर हम बात करें, हमने सुएज कनाल देखी थी, देख लेते हैं फिर से। ये हमारी सुएज कनाल थी, हमने अभी देखी थी कुछ समय पहले। ये जो बनी हुई है ये वाली, ये हिस्सा सुएज कनाल था हमारा। यहाँ पे जो डेवलप हुआ ये वाला, ये जो रूट बन गया, ये सुएज कनाल की वजह से बन गया। ये सुएज कनाल थे हमारे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो सुएज कनाल इसके बनने की वजह, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारा ब्रिटिशर्स का ट्रेड बढ़ा। क्योंकि देखिए अगर लॉन्ग रूट होता तो उनकी जो कॉस्ट थी वो बढ़ती। अब लेकिन रूट शॉर्ट हो गया तो कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो गई। चलिए अगर हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, तो इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा रॉ मटेरियल को, जो हमने पीछे देखा, और इंपोर्ट करने लगा फिनिश गुड्स को। इससे क्या हुआ, इट जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। इससे हमें जो एक्सपोर्ट सरप्लस था, एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब हमारे एक्सपोर्ट बड़े हों हमारे इंपोर्ट से, यानी कि हमने माल ज्यादा बेचा है, खरीदा कम है। लेकिन ये हमारी कंट्री को ह्यूज कॉस्ट, बट ह्यूज कॉस्ट टू कंट्री, हमारी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा कॉस्ट में साबित हुआ। पर अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर हम तो ज्यादा बेच रहे हैं, फिर हमारी कंट्री पे इतनी कॉस्ट क्यों पड़ी। बिल्कुल पड़ी है, क्योंकि हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स की स्केर्सिटी हो गई। देखिए क्यों हो गई, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने हमारे ये जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया कि आप कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करो। तो अब उन्होंने क्या किया कि जब कैश क्रॉप का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो जो फूड ग्रेन्स वो उगा रहे थे वो उगाने बंद हो गए। एक तो आप लैंड में कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे, अगर लैंड में डेवलपमेंट कर रहे हो तो भी हमारा प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन आपने लैंड में कोई प्रोडक्शन नहीं किया, इंप्रूवमेंट नहीं किया, आपने इरिगेशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी इनोवेट नहीं की, तो फिर क्या होगा, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो तो कम होगा। और साथ ही साथ आपने उस एग्रीकल्चर को वहां से फूड ग्रेन की हटा के, फूड ग्रेन से हटा के आपने उसको कैश क्रॉप पे लगा दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा हमारी कंट्री के अंदर फूड, जो फूड की स्कैरसिटी हो गई। और हमारी कंट्री में क्लॉथ की भी स्कैरसिटी हो गई, अपने क्लॉथ्स बनने बंद हो गए, फॉरेन फॉरेन के क्लॉथ आने शुरू हो गए, लोगों के पास पैसे नहीं थे। और हमारे पास कैरोसिन की भी, पेट्रोल वगैरह खरीदने के लिए पैसे नहीं रहे। पहले हमारे पास सिलेंडर नहीं आते थे, हम कैरोसिन से या जो काउडंग वगैरह से हम अपना फूड कुक करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें, हमें जो पैसा मिला, मनी फ्रॉम एक्सपोर्ट डिड नॉट कम टू इंडिया। जो पैसा हमें एक्सपोर्ट से मिलना था वो इंडिया आया ही नहीं, रेदर वर यूज, कहाँ यूज हुआ, इन्होंने सीधा का सीधा पेमेंट कर दी उसकी। जो ऑफिशियल्स ब्रिटेन में रहते थे, जितने भी ऑफिसर्स ब्रिटेन में काम करते थे, उन्होंने वहीं के वहीं उनकी पेमेंट कर दी। जितने भी लड़ाई की ब्रिटिशर्स ने, उन सबके खर्चे हमारे पैसे से पूरे किए। इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल आइटम्स सच एज सर्विस फ्रॉम फॉरेन ऑफिशियल्स। इन्होंने क्या किया, फॉरेन में बैठे लोगों से दिखा दिया कि हमें सर्विस मिली है। इनविजिबल माने सर्विस, कोई सर्विस मिली है, जैसे डॉक्टर की सर्विस, कोई कंसल्टेंसी सर्विस, और वो पैसे उनको दे दिए। तो बेसिकली जो इंडिया का पैसा, जो हमने गुड्स सेल किया, वो पैसा हमें मिलना था, पर वो पैसा हमें मिला ही नहीं। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, उसको ब्रिटेन में पेमेंट कर दी, उससे वॉर लड़े, उसको कोई इनविजिबल दिखा के, सर्विस दिखा के उसकी वहां पेमेंट कर दी गई। तो इससे क्या हुआ, ड्रेन हुआ इंडिया की वेल्थ का। ब्रिटेन हैड फुल कंट्रोल इन इंडिया फॉरेन ट्रेड। अब इसका भी एक बड़ा रीजन ये था कि क्यों इंडिया में इतनी अच्छे से एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। उसका रीजन था क्योंकि ब्रिटेन का पूरा इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे कंट्रोल था। अगर हम बात करें डेमोग्राफिक कंडीशंस की, डेमोग्राफिक क्या होती है, बेसिकली पॉपुलेशन। इसमें पहले हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे
उसके बाद हम समझेंगे कि ब्रिटेन में वो कैसा था, ब्रिटिश टाइम में वो कैसा था, ब्रिटिश पीरियड में इंडिया में हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी। उसको समझने से पहले हम थोड़ी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, मतलब कि कुछ वर्ड्स। पहले डेमोग्राफी देखते हैं। डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स। डेमोग्राफी पॉपुलेशन की स्टडी है। डेमोग्राफी पॉपुलेशन की स्टडी है। किस बेस पे हम स्टडी करते हैं? उनकी एज के बेस पे, उनकी रेस के आधार पे, कलर, रेस मतलब कलर, ब्लैक और व्हाइट, सेक्स के आधार पे, मेल और फीमेल। डेमोग्राफिक डाटा इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या डाटा लिया जाता है? एम्प्लॉयमेंट, कोई एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉय है, एजुकेशन, लिटरेट है इलिटरेट है, इनकम, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बर्थ रेट क्या है, आपके लिए नहीं है, डेथ रेट क्या है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। देखते हैं। पहले आपके ये जो चारों टर्म है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आपसे एक नंबर में ये बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है। पहले तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ यंग चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 1। बेसिकली इन्फेंट क्या है? जो 1 साल से छोटा है, ये ध्यान रखना है। इन्फेंट क्या है? जो 1 साल से छोटा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ यंग चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 1 ऑन पर 1000 लीव। 1000 बच्चे पैदा हुए, उनमें से कितने बच्चे 1 साल से पहले ही मर गए, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लाइफ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? जितना आप एक इंसान की एवरेज लाइफ है उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जितना एक इंसान सोच सकता है कि मैं इतने साल जीऊंगा। बर्थ रेट क्या है? इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल बोर्न पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। 1000 की पॉपुलेशन पे कितने बच्चे पैदा होते हैं उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। 1000 अगर हमारी पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग मरते हैं उसको हम बोलते हैं डेथ रेट। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसके बाद अगर हम अपने ब्रिटिश पीरियड में देखें डेमोग्राफिक कंडीशंस को, तो हमारी हाई डेथ रेट थी, लगभग 45 पर 1000। 1000 में से हमारे 45 लोग मर जाते थे। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंडिया में जो हाई डेथ रेट 45 पर 1000, यानी कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए 45 मर जाते थे। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 की पॉपुलेशन में, पर 1000 की पॉपुलेशन में 45 लोग मर जाते हैं, ये डेथ रेट है। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? 1 साल से पहले पहले ही हमारे 218 बच्चे मर जाते थे। आज कितने हैं? 40। देखिए कंपैरिजन कर सकते हैं। आज प्रेजेंट में 40 बच्चे मरते हैं, लेकिन पहले कितने थे? 218। मतलब इतने बच्चे तो पैदा होते ही मर जाते थे। और मास इलिटरेसी, बहुत सारे लोग मास इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। कितने? 84%। एक कंट्री के 84% इलिटरेट थे। और उसमें फीमेल का रेशो देखिए, फीमेल 93% इलिटरेट थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन 44 ईयर्स थी। केवल इंसान 44, मतलब अप्रोक्सीमेट 44 ईयर्स तक ही जीते थे। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 68 ईयर्स। और अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था? 80 to 90% ऑन बेसिक नीड्स। उनकी इनकम जितनी भी थी ना, उसका 80 to 90% उनका सिर्फ बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, उन्हीं में चला जाता था। क्लोथ्स और लग्जरी तो उसके लिए पैसा नहीं बचता था, एजुकेशन वगैरह के लिए तो पैसा ही नहीं बचता था। अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी की, तो बहुत ही कम थी। इसीलिए जो वाटर की डिसीज और एयरबोर्न डिसीज थी वो बहुत ही ज्यादा थी। सो हाई वाटर एंड एयरबोर्न। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि डेथ रेट हमारी 45 पर 1000 थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 थी, इलिटरेसी 84% थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स थी, आज 68 ईयर्स है, बढ़ गई है काफी। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, 80 to 90% बेसिक नीड में खर्च हो जाता था, और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी थी। ये हमने डेफिनेशंस भी सारी देख ली है। अब हम देखते हैं आगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। लोग किस किस तरह का काम करते थे? दिस रेफर्स टू द एग्रीगेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशंस इन सोसाइटी। सोसाइटी में किस किस तरह के लोग काम करते हैं, लोग किस किस तरह का काम करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इन एग्रीकल्चर 70 to 75% persons in were in agriculture. In manufacturing 10%, in service 15 to 20%. You can say roughly 18%. Middle. It shows more dependency on primary sector. Primary means agriculture is primary, manufacturing secondary, and services tertiary. ये आपको याद रखना है। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी है, और सर्विस टर्शियरी सेक्टर है। तो इट शोज मोर डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? अनडेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था। एब्सेंस ऑफ गुड रोड्स, जो गुड्स रोड थी, जो अच्छी रोड थी, उनकी हमारी एब्सेंस थी, वो बहुत ही कम थी।
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की एब्सेंट थी, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन बहुत ही कम था, इन सबकी एब्सेंस थी। हाउएवर, ना तो हमारे पास अच्छी रोड्स थी, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना हेल्थ थी, ना एजुकेशन थी, ना कम्युनिकेशन था। अच्छा, लेकिन सम एफर्ट उन्होंने दिखाए, कुछ एफर्ट तो ब्रिटिशर्स ने दिखाए हैं जिसमें उनकी तारीफ है, जिसमें उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, थोड़ी बहुत रोड डेवलप कर दी। वो भी रोड्स क्यों? फॉर द मूवमेंट ऑफ आर्मी, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम सिटीज टू रेलवे स्टेशन, जस्ट जस्ट फॉर इट, रेलवे स्टेशन टू पोर्ट। मतलब उनका पर्पस क्या है? वो हमारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले जाना चाहते हैं। अब उनका पर्पस क्या है कि जो भी विलेज है उससे हम रेलवे स्टेशन तक अपना सामान पहुंचा दें, वहां से पोर्ट तक, और पोर्ट से फिर सीधा इंग्लैंड। तो जो इसी काम के लिए उन्होंने रोड डेवलप की है, बेसिक, बहुत थोड़ी थोड़ी रेलवे डेवलप किया, पोर्ट्स डेवलप किए, पोर्ट्स डेवलप किए, वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप किया, पोस्ट ऑफिस डेवलप किया, टेलीग्राफ डेवलप किया। टेलीग्राफ होता है इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, जैसे आज हम एसएमएस भेज देते हैं ना, तो उसी समय पहले टेलीग्राफ चलता था बाय द ब्रिटिश रूलर्स। और टेलीग्राफ क्यों डेवलप किया था? टेलीग्राफ डेवलप किया था सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए, कहीं भी लड़ाई हो तुरंत एसएमएस जाए और तुरंत पकड़ ले। द मेन मोटिव वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द इंडियन पीपल बट फॉर द कॉलोनियल इंटरेस्ट। किसी भी काम में जो उन्होंने रेलवे डेवलप की, पोर्ट डेवलप किए, वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप किया, पोस्ट ऑफिस डेवलप किया, टेलीग्राफ डेवलप किया, इसका कोई भी पर्पज इंडिया को सर्व करना नहीं था। इसका सीधा सा पर्पज था कि वो अपने इंटरेस्ट सर्व कर सकें, रोड्स, आर्मी के मूवमेंट के लिए, और जो गुड्स था उसको रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, रेलवेज जो गुड्स है उसको पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए, और आर्मी के मूवमेंट के लिए पोर्ट्स गुड्स को मुंबई से रख के सीधा ब्रिटेन पहुंचाने के लिए। वाटर ट्रांसपोर्ट भी इसलिए डेवलप किया गया, पोस्ट ऑफिस अपनी जानकारी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भेजने के लिए, टेलीग्राफ ताकि कभी वॉर हो जाए, कोई लड़ाई, कोई कहीं पे रिवोल्ट हो, उसको दबाने के लिए। ये सब इस काम के लिए हुआ। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें, कई बार से पूछा था कि फर्स्ट ट्रेन कहाँ पे कब चली थी इंडिया में, तो फर्स्ट ट्रेन इंडिया में चली है 1853 मुंबई से थाने। फर्स्ट एयरलाइन इन इंडिया टाटा एयरलाइंस है 1932। बाद में यही हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद यही हमारी एयर इंडिया बनी है। अगर हम कुछ एनालिसिस करें तो इनलैंड वाटरवे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के जो पैसे है ना उसको कई जगह पे बहुत वेस्ट भी किया है। देखिए, अगर हम इनलैंड वाटरवे की बात करें, इन्होंने कनाल बनाई उड़ीसा में, ह्यूज कॉस्ट, इस पर बहुत पैसे लगाए, बट लेटर अबेंडेंट, बाद में इसको बंद कर दिया। अगर हम टेलीग्राफ की बात करें, इसका इतना जो टेलीग्राफ बनाया इसमें एक ह्यूज कॉस्ट इन्होंने इन्वेस्ट की। इसका सिर्फ पर्पज क्या था? सर्व लॉ एंड ऑर्डर, अपने लॉ एंड ऑर्डर बना के रखने के लिए। पोस्टल सर्विस की बात की, ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, बट रिमाइंड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। सिर्फ बड़े बड़े शहरों में था, तो ये इनएडिक्वेट रहा उस समय। चलिए, अगर हम बात देखते हैं ब्रिटिश रूल्स की, कुछ पॉजिटिव साइड्स थी और कुछ नेगेटिव साइड्स थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक ना, कि कई बार आपको लगता है कि एक डिबेट हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स तो बहुत अच्छे थे, बहुत लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स बहुत खराब थे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ब्रिटिशर्स अच्छे थे या खराब थे। देखिए, इन्होंने हमें प्रोवाइड किया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की। देखिए, हमें सिर्फ एग्जाम पर्पस से ध्यान रखना है, और हमारा कोई इसमें कोई कंट्रोवर्सी करना कोई भी मुद्दा नहीं है। तो देखिए, इन्होंने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की लार्जली इन टर्म ऑफ रेलवे बनाया, पोर्ट्स डेवलप किए इंडिया में, इन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विस दी 1854। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया, आईएएस ऑफिसर, आर्मी, ये सब ब्रिटिशर्स ने सेटअप की। और उन्होंने इसके बाद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन किया कंट्री का। देखिए, इंडिया जो पहले था, इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेट 545 प्रोविंसेस थी। प्रोविंसेस मींस स्टेट समझिए आप। जैसे आज हमारे अंदर कंट्री के अंदर 28 स्टेट्स है ना, तो उस समय हमारे पास 545 रजवाड़े थे। उन सबको इन्होंने हराया, और उसके बाद उस पूरे एरिया का नाम दिया इन्होंने इंडिया। तो इन्होंने हमारी कंट्री को यूनिफाई किया। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम, इंडिया को इन्होंने एक मॉनेटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम भी दिया है। अगर हम बात करें इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट की, जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम में बना हुआ था, और बाद में वही हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है आजादी के बाद। अगर हम इसकी कुछ, इनके तो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे कि इन्होंने हमें ट्रांसपोर्ट दिया, पोर्ट्स दिए, टेलीग्राफ दिया, पोस्ट ऑफिस दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दिया, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन दिया, और उसके बाद बैंकिंग दी। लेकिन इनके अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, सबसे बड़ा था इन्होंने हमारा डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो हमारी वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसका इन्होंने डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद इन्होंने हमें रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना के छोड़ दिया, और फिनिश गुड्स का हमारे लिए इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने हमारे फॉरेन जो ट्रेड था उसमें पूरी मोनोपोली जमा ली, और साथ में हमारे एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। मींस कैश क्रॉप उगाने के लिए फार्मर्स को फोर्स किया गया, ना कि फूड ग्रेन्स उगाने के लिए। तो ये इस चैप्टर का कुछ बेसिक्स थे। इसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मैं बहुत, देखिए,
क्वेश्चन सारे डेवलप हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा, आपको दिख जाएगा। और एक बार मैं सारा देख लेते हैं। पहले मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इस चैप्टर का पर्पस क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हमने ब्रिटिश रूल देखा, ब्रिटेन कहाँ पर था, इंडिया कहाँ पर था। हमने देखा कि बैटल ऑफ प्लासी से आए और बैटल ऑफ बक्सर से उन्होंने पूरे कंट्री पे राज कर लिया। फिर हमने सुएज कैनाल की लोकेशन देखी कि इसके आने की वजह से जो डिस्टेंस थी वो हमारी 7200 किलोमीटर कम हो गई। फिर हमने सुएज कैनाल का पर्पस देखा, इसके आने की वजह से, सुएज कैनाल की वजह से हमारा, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो ब्रिटिशर्स का हमारा ट्रेड था वो काफी बढ़ गया। उसके बाद हमने देखा प्री ब्रिटिशर्स में एक जो बर्नियर था, बर्नियर फ्रेंच ट्रैवलर था, उसने कहा कि इंडिया एक इंडिया की वजह अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है। फिर अगर हमने देखा कि इंडिया का जो मुस्लिम था वर्ल्ड फेमस था, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस थी, इंडिया के जो ट्रेडर्स थे काफी रिच थे। हमने देखा ब्रिटिशर्स टाइम में हमारे जो कुछ नोबल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने, जिसमें वीके आर वी राव ने कहा कि इंडिया के टाइम, ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो केवल 2% रह गई है। और इसमें दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक बुक दी, पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर हमने देखा प्री इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर के जो ब्रिटिशर्स रूल था ब्रिटिश टाइम में, एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हो गई क्योंकि उसमें जिम्मेदारी सिस्टम आ गया, जिसमें जमींदारों को पैसा कलेक्ट करना था और कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स को देके बाकी रखना था। इन्होंने इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं लाई, ना कोई फैसिलिटी, ना कोई फर्टिलाइजर्स, और इस वजह से जो किसानों की हालत थी बहुत ही खराब हो गई। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को तबाह करने के लिए, डी इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए कंट्री को दो पॉलिसी बनाई, दो फोल्ड पॉलिसी बनाई, जिसका सिर्फ एक ही एम था, ब्रिटिशर्स को बेनिफिट पहुंचाना, कि इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना दिया। फिर अगर हम सेकंड हाफ की बात करें इंडिया की, सेकंड हाफ में हमने देखा कि कुछ कंपनीज लगी हैं इंडिया में, लेकिन वो जो जिसमें फॉरेनर्स ने बंगाल में लगाई और इंडिया ने महाराष्ट्र की तरफ लगाई। अगर हम फॉरेन गुड्स की बात देखें तो इंडिया मेनली जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, सिल्क, कॉटन, वूल, जूटन, वुल, शुगर, जूट, इन सबको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इनसे बने हुए क्लोथ्स वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मशीनरी प्रोडक्ट भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। रीजन था ब्रिटेन की मोनोपोली थी, ब्रिटेन जो चाहता था वही इंडिया में होता था। अगर हम बात करते हैं, हमने देखा कि फॉरेन ट्रेड होने की वजह से इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो, इंडिया के अंदर फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, क्लोथ्स की कमी हो गई, कैरोसिन की कमी हो गई, और जो पैसा इंडिया को एक्सपोर्ट से मिलना था इंडिया में वो नहीं आया, क्योंकि वो जो ब्रिटेन के ऑफिशियल थे उनकी पेमेंट में चला गया, वॉर में चला गया, और साथ ही साथ जितने भी हमारे इनविजिबल आइटम थे उन पे चला गया। इससे ब्रिटेन, इंडिया की जो वेल्थ थी उसको ड्रेन होगी, सूख गई। ब्रिटेन का इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर पूरा कंट्रोल था। फिर हमने देखा डेमोग्राफिक कंडीशन, इसमें हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, डेथ रेट देखी। फिर हमने डेमोग्राफिक कंडीशंस देखी। फिर हमने ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर देखा कि जिसमें मेजर जो लोग थे हमारे एग्रीकल्चर में थे। फिर हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अंडर डेवलप रह गया। फिर हमने पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड देखी। और फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन था व्हाट वाज द, सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, पीछे सारी स्लाइड्स हैं, आपको इसके ये नोट्स लिंक में मिल जाएंगे, ये डाउनलोड करने हैं और इसको अच्छे से समझना है। इसके अलावा चैप्टर पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया, व्हाट वर द इंपैक्ट्स ऑफ दीज पॉलिसीज। मैंने कोशिश की है छोटे से छोटा में लिखने की, आप अंदर इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि आपने काफी सुन लिया है और काफी पीछे समझ भी लिया है। देखिए उसने पूछा कि इकोनॉमिक जो फोकस था, ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट बेसिकली ब्रिटिशर्स को ही बोलते हैं, तो उनकी क्या पॉलिसीज थी, उनका फोकस क्या था इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का। देखिए वो हमने शुरू में देखा था, उनकी पॉलिसी थी प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन टू इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री, जो उनकी होम कंट्री थी, ये इनका पर्पस था, उसको प्रोटेक्ट करना और उनका प्रमोशन करना, उनको बचाना और उनको बढ़ावा देना, रेदर देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया का कोई डेवलपमेंट नहीं करना था, ये इनका कोई उद्देश्य नहीं था, रेदर देन था किए बजाय कोई डेवलपमेंट इंडिया का नहीं करना था, सिर्फ एक उद्देश्य था, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके इम्पैक्ट क्या पड़े जो इन्होंने पॉलिसी बनाई, इंडिया की लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड हो गई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी का हो गया, और रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, हमारे हम फॉरेन ट्रेड में बहुत ही पिछड़ गए। नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में वो कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने हमारी पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट की। द फॉलोइंग आर some notable economists who were
एंगेज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ये हमारे इकोनॉमिस्ट थे, ये मैंने आपको नाम पहले बताए थे, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले सिरास, वी.के.आर. राव एंड आर.सी. देसाई। इसमें यही है वी.के.आर. राव जिन्होंने बताया था कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो ब्रिटिश टाइम में केवल 2% रह गई है और पर कैपिटा ग्रोथ 0.25% रह गई है। दादा भाई नौरोजी वही थे जिन्होंने बुक लिखी थी। उसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी वो स्टैग्नेट क्यों हो गई, रुक क्यों गई, उसमें ग्रोथ क्यों नहीं हुई एग्रीकल्चर में। हमने देखा था वही पहला रीजन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें जमींदारी सिस्टम था कि जमींदार को लैंड राइट दे दिए गए, जमींदार को मालिक बना दिया। उसके बाद फोर्सफुल कमर्शलाइजेशन, इंडिया की लैंड का कमर्शलाइजेशन कर दिया कि अब हमें केवल जूट, वूल, इंडिगो यही सब उगाना था। उसके बाद लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्री थी। देखिए अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो हमने देखा कि द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी विटनेस द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। सेकंड हाफ में हमने मॉडर्न इंडस्ट्री देखी, वही हमने जो स्लाइड देखी थी 1850 टू 1900 की। एट द इनिशियल स्टेज डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू सेटिंग अप कॉटन एंड जूट मिल्स। कॉटन एंड जूट मिल लगी। देखिए ये यहाँ पे पूरा खोल के दिया गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री महाराष्ट्र एंड गुजरात वाज द हब ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। देखिए महाराष्ट्र एंड गुजरात, इनमें क्या बना हमारा, कॉटन टेक्सटाइल। और which were mainly dominated by the Indians. जूट इंडस्ट्री वर मेनली कंसंट्रेटेड इन बंगाल एंड वर डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश। जूट इंडस्ट्री के कौन किसके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास थी। अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगी जिसमें कि टिस्को 1907 में लगी है, ये हमने भी पीछे देख लिया। और उसके बाद अदर इंडस्ट्री जो थी बहुत ही स्मॉल स्केल पर काम कर रही थी ब्रिटिश टाइम में, जिनमें शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री थी, बहुत ही छोटे स्केल पर थी, इसलिए इनकी बात नहीं हुई पीछे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। व्हाट वर द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मोटिव होता है उनका, जो पर्पस क्या था, जो वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे इंडिया का, जो इंडिया के अंदर से इंडस्ट्री खत्म करना चाहते थे, उनका पर्पस क्या था। सीधी सी बात है, पहला पर्पस था मेकिंग इंडिया अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। वो इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाना चाहते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल निकलकर ब्रिटेन जाए। और दूसरा मेकिंग इंडिया अ मार्केट फॉर फिनिश गुड्स, और इंडिया को फिनिश गुड्स का मार्केट बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो इंडिया का जो मार्केट है, जो अनटैप्ड मार्केट है, वो फिनिश गुड्स लेकर वो सारा का सारा कहाँ बेचें, इंडिया में बेचें। द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं नेक्स्ट। द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर ruined अंडर द ब्रिटिश रूल। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी, ट्रेडिशनल माने काफी पुरानी, वो ब्रिटिश टाइम में ruin हो गई, खत्म हो गई, फिनिश हो गई। डू यू एग्री विद द व्यू, क्या आप इस व्यू से एग्री करते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अगर आप सहमत है तो आप इसके कोई रीजन दीजिए कि ऐसा क्यों आपको लगता है कि ऐसा हुआ। यस वी डू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, हम एग्री करते हैं दैट द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर ruined अंडर द ब्रिटिश टाइम। जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ब्रिटिश टाइम में ruin हो गई, खत्म हो गई। द फॉलोइंग आर द रीजन इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। हमारे ये कुछ रीजन है। पहला, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। देखिए बच्चों, टैरिफ, टैरिफ को आप समझिए टैक्स। टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्स। हाई टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन में कुछ भी प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम पे हाई टैरिफ लगेगा। और लो टैरिफ बेसिकली 0%, अप्रोक्सीमेट 0%, 1% ऑन इंपोर्ट। मतलब हमारे टैरिफ, हमारे एक्सपोर्ट पर अगर हम कुछ प्रोडक्ट बाहर बेचते थे, हम पे तो 400%, 100 रुपीज का प्रोडक्ट 400% टैक्स, यानी कि 500 रुपीज तक बिकता था हमारा प्रोडक्ट। और ब्रिटेन के प्रोडक्ट जो इंडिया में आते थे उन पे कोई टैरिफ नहीं, और अगर था भी तो 1% ओनली। तो ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। एक तो ये रीजन रहा, तो इससे क्या हुआ, हमारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हो गए और लोगों ने उनको ब्रिटेन के गुड्स खरीदे, क्योंकि कोई इतना महंगा प्रोडक्ट तो कोई नहीं खरीदता। दूसरा, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड ब्रिटेन गुड्स, एक बहुत बड़ा कंपटीशन मिला। अब तक जो इंडिया का मार्केट था वो इंडियन ट्रेडर ही चला रहे थे, लेकिन अब जब ब्रिटेन के बने हुए प्रोडक्ट इंडिया में आने लग गए, मशीन मेड प्रोडक्ट, तो उससे बहुत ही बड़ा कंपटीशन मिला। मशीन मेड गुड्स की क्या क्वालिटी होती है, एक तो चीप होते हैं, कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। दूसरा,
सेम। उसके बाद थर्ड बेनिफिट इनको क्या होता है कि हाई प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बहुत ही हाई होता है। आप देखिए हाथ से, अगर हमारे टाइम में काफी टाइम पहले घर में, मतलब आज भी माताएं काफी स्वेटर सिलती है, तो उसमें तो काफी टाइम लग जाते हैं, कई कई दिन लग जाते हैं, लेकिन मशीनों से वही एक एक मशीन 25-25 स्वेटर एक दिन में बना देती है। उसके बाद इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास। अर्लियर इट वाज, ये दोनों एक ही पॉइंट है, मतलब एक ही जैसे हैं। इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास, द न्यू क्लास वर नॉट इन द व्यू टू वियर द हैवी क्लोथ्स। I don't like heavy clothes. That was a new class. They liked the British light clothes. They liked the light clothes made by the British. उनको ब्रिटिश के बनाए हुए हल्के कपड़े पसंद थे. And disappear of royal class. जो हमारी रॉयल क्लास थी, the royal class, which were very fond of handicrafts, Indian handicrafts. Now they were disappeared due to ब्रिटिश एम्पायर। जब ब्रिटिश एम्पायर आया तो उन्होंने सारों को हरा दिया, राजाओं को, उनको हटा दिया, तो उसकी वजह से उनका डिसअपियरेंस हो गया। तो जो राजा थे, जो अपने महल में इंडियन क्राफ्ट वर्क को खत्म यूज करते थे, वो खत्म हो गए। तो अब इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट थे वो खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट ऑब्जेक्टिव डिड द ब्रिटिश इंटेंड टू अचीव थ्रू देयर पॉलिसीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। ब्रिटिश ने जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों किया है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इंडिया में किया है, तो उनका क्या इंटेंशन थी, उनका क्या पर्पस था। व्हाट ऑब्जेक्टिव्स डिड द ब्रिटिश इंटेंड टू अचीव थ्रू देयर पॉलिसीज टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे, क्या अचीव करना चाहते थे वो जो मतलब वो क्या अचीव करना चाहते थे जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे। सिंपल सा बात थी, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी। सिंपल सी बात है, वो क्या करना चाह रहे थे, हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर वो कंट्रोल करना चाह रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन बनाना चाह रहे थे। दूसरा, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द फॉरेन ट्रेड, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड। फॉर दिस दे लिंक्ड रेलवे विद मेजर पोर्ट्स एंड मार्केटिंग सेंटर। इन्होंने क्या किया, वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे फॉरेन ट्रेड करके, इसके लिए उन्होंने हमारे सारे रेलवेज को सारे पोर्ट से जोड़ दिया। थर्ड, उन्होंने क्या किया, टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड इन इंडिया। वो चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, देखिए रेलवेज के अंदर, देखिए रेलवे एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट था। हमारे इंडिया में भी काफी सेठ लोग थे, तो लेकिन रेलवेज के अंदर ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का पैसा नहीं लगवाया, उन्होंने फॉरेनर का पैसा लगवाया और उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। तो टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट, तो फॉरेन का पैसा इन्वेस्टमेंट कराना चाहते थे ताकि ब्रिटिशर्स वहां पे पैसा, फायदा जो भी ब्याज का पैसा मिले वो ब्रिटिशर्स को ही मिले। टू मोबिलाइज आर्मी विद इन इंडिया, और इनका एक पर्पज ये भी था, जो रेलवे इन्होंने डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ताकि वो हमारी वो जो आर्मी है उसको कंट्री के अंदर मोबिलाइज एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकें। एंड कैरी आउट रॉ मटेरियल थ्रू रोड्स टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और टू द पोर्ट टू सेंड इट टू द ब्रिटेन। सीधी सी बात है, रॉ मटेरियल रोड से रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से पोर्ट और पोर्ट से लंदन। रोड से रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से फिर वो रोड पे आएगा, रोड से फिर वो पोर्ट जाएगा और पोर्ट से सीधा इंग्लैंड ब्रिटेन। रोड से रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से फिर रोड, और रोड से, देखिए दिल्ली से एक जगह से उठाया, सपोज सहारनपुर से उठाया और सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पे ले गए, फिर वो जब वहां से दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे आ गया, फिर वहां से हम पोर्ट पे ले गए, मतलब मुंबई तक पहुंच गए हम, फिर मुंबई से हम फिर पोर्ट पे ले गए और पोर्ट से फिर हमने सीधा भेज दिया उसको इंग्लैंड। तो ये लोग करते थे। अब हम देखते हैं आगे, क्रिटिकली अप्रेज सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी परस्यूड बाय द ब्रिटिश कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम उसकी बात करें, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उसको अगर हम क्रिटिकली देखें, उसकी क्या कमियां थी। ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो ठीक थी, जो उन्होंने चलो अपने इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, लेकिन उसकी कमियां क्या थी। सीधी सी बात है, नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। उन्होंने जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को पूरी की पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया। और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंडस्ट्रीज, कि जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी उसमें उन्होंने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ये हमें इसमें हेडिंग लिखनी है, इसके अंदर आप फिर बना के लिख देना। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ा था कि हमारा जो फॉरेन का पैसा था वो हमें नहीं मिलता था, जो भी हमारा एक्सपोर्ट का पैसा था वो कहाँ लगाए थे वो। अब इसको देख लेते हैं, देयर वर ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, देयर वर ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ इनटू ब्रिटेन, इट्स क्लियर फ्रॉम द
following facts: the surplus was used to make payments for the expenses incurred by the office set up by colonial government in Britain. The surplus was used to pay expenses on war fought by the British government. Surplus was used to pay for the import of invisible items. कि जो सरप्लस था वो वहीं पे कॉलोनियल ऑफिशियल की पेमेंट कर देते थे, वॉर में लगा देते थे और इनविजिबल आइटम से मंगा लेते थे. ट्रेन ऑफ वेल्थ क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया वर प्राइमरीली मोटिवेटेड टू स्नैच मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इंडिया स्टेट. सीधी सी बात है कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट का जो पैसा आएगा ना वो इंडिया में ना लगा के बाहर के बाहर ही खर्च कर लो. देखिए परचेज हम कर रहे हैं, आप समझिए सीधा, हमने परचेज की तो पैसा हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन उस परचेज के बदले हम सेल करके पैसा लाते, पर वो पैसा तो इंडिया में आया ही नहीं है ना. वो पैसा आप जो पैसा आना था इंडिया में एक्सपोर्ट करने के बाद, वो पैसा तो उन्होंने वहीं के ब्रिटेन में अपने ऑफिशियल को दे दिया, वहीं के उन्होंने वॉर पे लगा दिया या किसी से कुछ इन्वेस्टमेंट दिखा के उसको पेमेंट कर दी. तो ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ. अगर वो पैसा इंडिया में ही आता, इंडिया में ही खर्च होता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, डेवलपमेंट इंडिया का भी होता, लेकिन वो पैसा उन्होंने ब्रिटेन के अंदर ही रख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच इज द रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. देखिए ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि किस साल चेंज हुआ. 1921 से पहले इंडिया की जो 1921 में इंडिया की जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव थी. क्या थी? नेगेटिव. उसके बाद से इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है. तो वो यही पूछ रहा है, द 1921 इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज टू प्रायर 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वर नेवर कंसिस्टेंट. कभी भी कंसिस्टेंट नहीं थी, कभी बढ़ जाती थी कभी घट जाती थी. इंडिया वाज इन द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन टिल 1921. देखिए 1921 तक इंडिया में फर्स्ट फेज था. देखिए फर्स्ट फेज क्या होता है इसमें, देखिए आपको मैं दो फेज समझाता हूँ कि सिलेबस में दो है, फर्स्ट टू सेकंड फेज. फर्स्ट फेज में क्या होता है? हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट. सेकंड में क्या होता है कि बर्थ रेट तो हाई है पर थोड़ी सी जो डेथ रेट हल्की सी कम हो जाती है. तो ये तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन टिल 1921 विच दैट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ये फर्स्ट में था. और उसके बाद इट इंप्लाइज लो सर्वाइवल रेट और विच वाज नियरली 8% पर 1000. पहले इतने लोग जीते थे. एंड देयर वाज पीरियड बिफोर 1921 विच विटनेस स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ. पहले पॉपुलेशन ग्रोथ क्या थी? स्टैग्नेंट, बढ़ती नहीं थी. आफ्टर 1921 इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ नेवर डिक्लाइंड, कभी नहीं डिक्लाइन हुआ. एंड इट शोज ए कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड. उसके वजह से लगातार हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. चलिए, गिव अ क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. हमने देखा था डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया की जो पॉपुलेशन के अंदर कैसे कैसे लोग हैं. हाई डेथ रेट है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मास इलिटरेसी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, 44 ईयर्स कुल, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था और लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज थी. सेम है बिल्कुल, कोई चेंजेस नहीं है. हाईलाइट द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो हमने बात की थी, कितने लोग क्या क्या ऑक्यूपेशन करते हैं. तो भाई प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अप्रोक्सीमेट 72% लोग एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में 18% है, सॉरी 10% है, और सर्विस सेक्टर में अप्रोक्सीमेट 18% है. अगर हम देखें रीजनल वेरिएशंस को, देखिए जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन्होंने धीरे धीरे अपनी एग्रीकल्चर से जो वर्क फोर्स थी वो डिक्लाइन हुई इनके यहाँ पे. जो हमारी साउथर्न स्टेट है हमारी साउथर्न, और उसमें से सिर्फ एक्स्ट्रा वेस्टर्न में है हमारी महाराष्ट्र और ईस्ट में हमारी वेस्ट बंगाल. ये दो आपको अलग से याद रखेंगे, बाकी सारी साउथर्न है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये चारों साउथर्न स्टेट है. उसके बाद महाराष्ट्र हमारी वेस्ट में और वेस्ट बंगाल हमारी ईस्ट में. अब आपको होगा सर वेस्ट बंगाल हमारा ईस्ट में, फिर इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं. देखिए पहले बंगाल हमारा एक ही था. आजादी के समय बंगाल के दो टुकड़े हो गए, एक ईस्ट बंगाल एक वेस्ट बंगाल. ये जो ईस्ट बंगाल था ये बन गया पाकिस्तान, आज इसको बोलते हैं बांग्लादेश. क्या बन गया ये? बांग्लादेश 1971. और ये जो हमारा वेस्ट बंगाल था ये हमारा वेस्ट में रह गया, लेकिन ये इंडिया के ईस्ट में है. सही है. पहले जो बंगाल था पूरा बंगाल था इंडिया के ईस्ट में था, फिर उसके दो पार्टीशन हो गए, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल बन गया पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल रह गया इंडिया में, तो इसलिए इसका नाम आज भी वेस्ट बंगाल है. द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन. इन सारी स्टेट में एग्रीकल्चर के कुछ लोग कम हुए हैं, लेकिन अगर हम देखें उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इनमें एग्रीकल्चर बढ़ी है, एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर इंक्रीज हुआ है. तो अगर हम देखें आज भी जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो हमारा इनबैलेंस है. इनबैलेंस क्यों है? ध्यान रखिए, जो अच्छा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग ज्यादा होते हैं. ऐसे समझिए, एक आपके पास एक कमरा है, उस कमरे में अगर आप खेती करेंगे कितने रुपए कमा लेंगे खेती करके?
100, 200, 300, 500, 1000, 10,000 साल के। लेकिन अगर आपने वहीं पे एक इंडस्ट्री खोल दी, आप सपोज मोमबत्ती बनाने लग गए, आप फोन के चार्जर बनाने लग गए, फोन बनाने लग गए, तो आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आप 10 लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। अगर आप वहां डॉक्टर का क्लिनिक खोल लें, सर्विस देने लग जाए, तो आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। आप अगर दिन में 10 पेशेंट भी देखते हैं और 500 पर पेशेंट भी लेते हैं, तो आप 5000 पर डे कमा सकते हैं। बेसिकली सर्विस सेक्टर में पैसे ज्यादा हैं, पर उतने लोगों को सर्विस सेक्टर रोजगार नहीं दे सकता, क्योंकि डॉक्टर क्या रखेगा, ज्यादा एक पर्ची बनाने वाले को रख लेगा। तो किसी भी कंट्री का जो एक बैलेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें एग्रीकल्चर में कम होंगे, यही कोई 10% पॉपुलेशन, और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा होंगे 50%, 60%, और रेस्ट जो होगा सर्विस सेक्टर में होगा। क्लियर? तो ये अगर किसी भी जीडीपी में एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा योगदान है, तो वो बैकवर्ड इकोनॉमी मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरस्कोर सम ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम देखें कि इंडिपेंडेंस जब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस समय हमारे पास सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे। देखिए, हमारे पास सबसे बड़े चैलेंज ये थे कि हमारी कंट्री में बहुत ही लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्री तो थी नहीं, और डिक्लाइन हमारे हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन तो हो चुका था। उसके बाद हमारे एग्रीकल्चर का आउटपुट वेरी लो था, और हमारे इंपोर्ट, हम ग्रेन्स का भी इंपोर्ट करते थे, गेहूं भी हम मंगाते थे बाहर से। एक्सट्रीम पुअर्टी थी, वेरी स्लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस कितनी थी? केवल 2%। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक तो कंट्री में काम ही था, और दूसरा जो लोग काम कर रहे थे वो अंडर एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे। अंडर एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जिसमें किसी व्यक्ति की काम करने की क्षमता 10 आवर्स है, बट हम उससे केवल 4 आवर्स ही काम करवा पा रहे हैं, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। वेरी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन अंडरटेकन। देखिए, फर्स्ट ऑफिशियल जो ऑफिशियल है फुल सेंसस, वो हुआ था 1881 में। देखिए, अगर मुझसे सिर्फ पूछा जाएगा फर्स्ट सेंसस, केवल फर्स्ट सेंसस, तो 1872। फर्स्ट कंप्लीट, फर्स्ट ऑफिशियल 1881। ध्यान से रखना है, पहली बार जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोशिश की सेंसस कराने की इंडिया में 1872 में, बट वो उन्होंने बीच में कैंसिल कर दी, करा नहीं पाए। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पहली बार जो सेंसस की कोशिश हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में। लेकिन पूरी जो सेंसस उन्होंने पहली बार कराई थी वो 1881 में थी, और उसके बाद से हर 10 ईयर्स में सेंसस होती है। तो यानी कि जो लास्ट हमारे पास हुई थी वो 2011 में हुई थी, और अब जो नेक्स्ट होनी है वो 2021 में होनी है। चलिए, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आपके इंडिपेंडेंस के समय में आपके फॉरेन ट्रेड कैसा था उसको देखते हैं। तो अगर हम देखें फॉरेन ट्रेड, ये वाली हमें स्लाइड देखनी कि हम एक्सपोर्ट करते थे सिल्क, कॉटन, जूट, वूल, शुगर को। इंपोर्ट करते थे हम क्या इंपोर्ट करते थे? हम इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स को, सिल्क, कॉटन, वूलन क्लॉथ एंड मशीनरी प्रोडक्ट को, और इसके रीजन ये हम सब अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। चलिए, डायरेक्शन हमारी सबसे ज्यादा ब्रिटेन के साथ थी, उसके बाद हमारी जो हमारा बचा पूछा था वो ब्रिटेन, श्रीलंका, भूटान और ईरान के साथ था, और सुएज कैनाल का एक मेन रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर देयर एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। क्या ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉजिटिव पॉइंट दिए? देखिए, हमने लास्ट में डिस्कस किए थे पॉजिटिव नेगेटिव, सेम ही मैंने लिखे हैं। प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन रेलवे, पोर्ट का डेवलपमेंट किया, पोर्ट का डेवलपमेंट किया है, पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ सर्विस डेवलपमेंट की, उन्होंने एक हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दिया, हमारी कंट्री का यूनिफिकेशन किया, और हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम उन्होंने दिया। 1921 एसबीआई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं। इसमें से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए एनसीईआरटी के सबसे मेन क्वेश्चन रहते हैं, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन कंपटीशन की तैयारी में या जो आपके 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं 12th के एग्जाम में, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एट द ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, की जिस समय ब्रिटिश रूल था उस समय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारी कितनी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्रिटिश रूल में हमारी कितनी थी और क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है, व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, और द ब्रिटिश ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया अकर्ड इन विच ईयर, ब्रिटिश ऑफिशियल ने सेंसस किस साल कराई। जब आपको नहीं बताया गया होगा तो आप समझेंगे फुल है। विच इंडस्ट्रीज वर एडवर्सली इफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन, किस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा,
देखिए सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है, मैंने आपको नहीं बताया, सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ा था हमारी। जो जूट और कॉटन की इंडस्ट्रीज थी जो बंगाल में लगा रखी थी फॉरेनर्स ने, उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था, क्योंकि वो सारी इंडस्ट्रीज कहाँ चली गई थी, बांग्लादेश में चली गई थी। इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्ट वही हुई थी। जो मतलब हमारा ये बंगाल था ना, बंगाल की हमने बात की थी कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, तो हमारी इंडस्ट्रीज थी यहाँ पे। तो जब पार्टीशन हुआ तो वो हमारे ईस्ट बंगाल में चली गई, यानी कि बांग्लादेश वाले पार्ट में चली गई। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ था हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, उसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था। गिव द नेम ऑफ, इसलिए जो हमने पीछे बात भी की थी, जो मलमल का कपड़ा है वो हमारे ढाका का है। ढाका हमारा बांग्लादेश, आज बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। गिव द नेम ऑफ वन इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडिया पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। उस इकोनॉमिस्ट का नाम दीजिए, किसी एक का। हमने 5 पढ़े थे, आपको किसी एक का नाम देना है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लिटरेसी रेट वाज, ब्रिटिश मतलब जब भी कहेगा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, उसका मतलब एक ही है, लिटरेसी रेट हमारी कितनी थी, हमने पढ़ चुके पीछे, वही लिखना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें कितनी हमारी पॉपुलेशन थी। उसके बाद ये हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। मेंशन 4 फीचर्स ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, आप ड्रेन ऑफ वेल्थ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। डिस्कस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था वो हमने डिस्कस कर लिया। 3 मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कोई भी 3 बता सकते हैं, हमने तो बहुत सारे डिस्कस किए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हमने तो 6-7 डिस्कस किए हैं, आपको केवल 2 ही बताने हैं। आप बता सकते हैं, एग्रीकल्चर बता सकते हैं, इंडस्ट्री बता सकते हैं, फॉरेन ट्रेड बता सकते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल बता सकते हैं, कोई भी 3 बता सकते हैं। 3 मेन फीचर ऑफ, सेम सवाल ये बार बार आ गया, ओ सॉरी तो हो गया 4th। उसके बाद मेंशन द स्टेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडस्ट्रीज कैसी थी वो हमें देखना है, जिसमें हम 1907 में बनी हुई टिस्को का जिक्र भी करेंगे, और साथ ही साथ हम जो हमारी कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जूट इंडस्ट्री थी, हम उनका भी डिस्कशन करेंगे। एक्सप्लेन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवेज का जो इंट्रोडक्शन हुआ उसका क्या बेनिफिट हुआ। आर्मी मूवमेंट हुआ, रॉ मटेरियल सप्लाई हुआ, एंड लार्जली पीपल मूवमेंट भी शुरू हो गया। व्हाट आर द 6 मार्क क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। 4 रीजन थे जो इंडिया की एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हो गई। गिव ए क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, क्वांटिटिव बताइए, जो हमने डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ी है कि हमारी 218 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, सेम वही लिखना है, उनकी डेफिनेशन और उनकी नंबर्स कितने कितने थे। क्रिटिकली अपोज, सॉरी क्रिटिकली अप्रेज, क्रिटिकली अप्रेज है बच्चों, ये अप्रेज, अप्रेज माने तारीफ करना, पर क्रिटिकल करना है उनकी, यानी कि बुराई मारनी है। सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी परस्यूड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश कॉलोनियल ने हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाई इंडिया में, उसकी बुराइयां करें, उन्होंने इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उसको नेग्लेक्ट किया। इस बारे में हम आपको काफी डिस्कशन कर चुके हैं, आपको वही लिखना है। वर देयर एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, क्या कोई पॉजिटिव काम किया ब्रिटिशर्स ने, उसको लिखिए, इसको डिस्कस कीजिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। काफी बड़ा चैप्टर था लेकिन हमने ध्यान से किया। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे आप कैसे भी पूछ सकते हैं। बेसिकली इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है और ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। इसके अलावा आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो भी वेल एंड गुड है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और अगर नहीं भी समझते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप इसके जो नोट्स हैं ये डाउनलोड कर लीजिए, इनको एक बार देख लीजिए, पेपर के समय आप अपने हाथ से छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए और उतना ही हमारा सफिशिएंट रहेगा। थैंक यू बच्चों।